नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भारत में शिक्षा के विकास के बारे में, जो कि अंग्रेजी काल से और वर्तमान काल तक के बारे में बात करेंगे कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ। तो हम पहले बात करेंगे कि आप जानते हैं जब कंपनी हमारे यहाँ आई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और भी कंपनियाँ बहुत सारी आई थी, जिसका इतिहास हम क्रमवार कभी पढ़ते रहे हैं, जिसके बारे में हम इसके पहले जान चुके हैं। ऐसा मैं मानकर चलता हूँ, इसके पहले आप जान चुके होंगे। चलिए बात करते हैं, कंपनी जब आई भारत में उसने क्या किया। तो प्रारंभिक 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी में नहीं रही। उसको हमारे यहाँ की शिक्षा से, हमारे यहाँ के समाज से कोई मतलब नहीं था। उसका उद्देश्य व्यापार करके केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना था और देश में शिक्षा के प्रोत्साहित करने में उसका कोई रुचि नहीं थी। इन वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन पर, उसके विकास पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, और ध्यान जो दिए गए वो ध्यान व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए थे, और वो ऐसे कोई कंपनी के द्वारा या भारतीय नहीं अंग्रेजी शासन के द्वारा ऐसे कोई कंपनी के माध्यम से बड़े काम नहीं किए गए। लेकिन इन जो व्यक्तिगत कामों में जो कुछ इंपॉर्टेंट काम थे वो थे, पहला काम था 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। क्यों ये कर रहे हैं कलकत्ता मदरसा की स्थापना? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है मुस्लिम कानूनों और इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना। फिर उसके 10 साल बाद 1791 में बनारस में, देखिए एक कोने में वो होता है, दूसरा कलकत्ता, दूसरा 10 साल बाद ही 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट, एक उनका नाम था जोनाथन डंकन भाई साहब। जोनाथन डंकन जी ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी तथा इसका उद्देश्य इन्होंने इसका उद्देश्य क्या रखा? तो हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन करना। ये बात बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा बताया गया है और चीज़ों को मैं एक एक करके एलिब्रेट करूँगा, समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो 1791 में 10 साल बाद जोनाथन डंकन ने, जो कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट थे, उन्होंने एक बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। और संस्कृत कॉलेज जो है, इसका एम क्या है उनका? तो हिंदू विधि को पढ़ाएंगे, यहाँ फिलॉसफी को पढ़ाएंगे। अब आते हैं सब 1800 की बात आती है। सन 1800 की बात है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए, जो वहाँ पे सैनिक पोस्ट में नहीं थे, अन्य भी तो बहुत थे, बहुत ही पोस्ट थी वहाँ पे ना, क्लर्क की पोस्ट, ऑफिसर की पोस्ट, बहुत सारा पूरा एम्पायर था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो जो गैर सैनिक पोस्ट थी, जो सैनिक नहीं थे, उनके लिए क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में अधिकारियों को, जो कंपनी के अधिकारी थे, उन्हें विभिन्न भारतीय भाषाओं और भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। आप जानते हैं भारतीय रीति रिवाजों को, भारतीय भाषाओं को क्यों समझा गया? क्योंकि वो हमारे यहाँ और अच्छे से शोषण कर सके, हमारे यहाँ के नियमों को जान करके और अच्छे से अपनी पॉलिसी बना सकें, और अच्छे से आर्थिक शोषण कर सकें, और हमारे ऊपर गुलामी का जो एक बदनुमा दाग था, ऐसे और अच्छे से लगा सकें। इसलिए उन्होंने इसको और बढ़ाते रहे। फिर आते हैं, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? 1800 में भले ही ये लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया, लेकिन 1802 में जो डायरेक्टरों ने आदेश दिया और कहा कि जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज है उसे बंद कर दिया जाए, और 1802 में इसको बंद भी कर दिया गया। अब बात आती है कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति का ढांचा किस प्रकार था। तो कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय चाहिए थे कि जो नियमित तौर पर उपलब्ध कराए जा सकें, जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं में अच्छे ज्ञाता हों, क्योंकि उन्हें तो लेना है टैक्स किससे? गांव वालों से। उन्हें बात करनी है यहाँ के बुद्धिजीवियों से। तो क्या करेंगे? जो स्थानीय भाषाओं में और शास्त्रीय का अच्छा ज्ञान रखते हों, कंपनी के कानूनी प्रशासन में उन्हें मदद कर सकें। इसलिए उन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत शिक्षा का विस्तार व्यक्तिगत स्तर पर शुरू किया, ताकि वो लोग न्यायालयों में अंग्रेज न्यायाधीशों, जो क्योंकि उस समय न्यायालय होते थे, उसमें जो न्यायाधीश होता था वो तो अंग्रेज होता था, लेकिन अंग्रेज न्यायाधीश गरीब जनता जो भारत की हिंदी बोलने वाली है, क्षेत्रीय भाषा बोलने वाली है, उनकी भाषाओं को समझ सकें वो लोग, उन्हें अच्छे से परामर्श दे सके वो लोग। इसलिए उन्होंने अपने अंग्रेजी न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया। मुस्लिम और हिंदू कानूनों की व्याख्या करना शुरू कर दिया उन्होंने। भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वानों की आवश्यकता पड़ती थी। इसी संबंध में जो प्रबुद्ध भारतीय थे और मिशनरी थे ने सरकार पर आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, होता क्या है? क्योंकि प्रबुद्ध भारतीयों ने
जो हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल थे, प्रबुद्ध भारती थे, उन्होंने क्या किया, प्रबुद्ध भारतीयों ने निष्कर्ष निकाला कि जो पाश्चात्य शिक्षा है, तो पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। जो हमारे प्रबुद्ध भारतीय वर्ग था वो ऐसा मानने लगा था, और वही एक कारण है कि 1857 क्रांति में प्रबुद्ध भारतीय वर्ग 1857 क्रांति से दूर रहेगा। वो इसमें 1857 क्रांति में अंग्रेजों का विरोध नहीं करेगा, अंग्रेजों के विरोध में शामिल नहीं होगा। क्यों शामिल नहीं होगा? क्योंकि वो जानता है कि जो ये भारतीय शासन है, जो अंग्रेज हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, तो ये पाश्चात्य शिक्षा को दे रहा है, और पाश्चात्य शिक्षा जो है हमारे देश को जो प्रगतिशील बनाने का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दुर्बलताएं हमको दूर करने का केवल एक माध्यम यही है। इसलिए वो इनका विरुद्ध, मतलब इनका सपोर्ट कर रहे हैं, अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे हैं। मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार में भारतीयों की उनकी परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी और वे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। ऐसा हुआ भी। जैसे सीरमपुर के मिशनरी इस क्षेत्र में बहुत उत्साही थे, उन्होंने बड़ा अपने आप को एक्साइटेड थे कि हम तो इनको मिशनरी बना ही लेंगे, इनको हम अंग्रेज बना देंगे या ईसाई बना देंगे। 1813 में अब आता है एक चार्टर, आप देखेंगे 1813 में चार्टर आता है। 1813 में एक चार्टर आया। इस चार्टर के मेन प्रावधान क्या थे? इस चार्टर एक्ट में भारतीय स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान को प्रारंभ करने और उन्नत करने जैसी उद्देश्यों को रखा गया था। ठीक है, इसमें कहा गया है जो कंपनी है वो कंपनी द्वारा 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अब यहाँ से कंपनी शिक्षा में अपना ध्यान दे रही है। क्यों दे रही है? आप जानते हैं 1813 का जो एक परिदृश्य है, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ चुकी है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। उसे सामान बेचने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? अंग्रेजों जैसे लोग चाहिए हैं जो अंग्रेजों की चीज़ों को डिमांड करते हो, अंग्रेजों की चीज़ों को खरीदते हो, अंग्रेजों जैसा खाना खाते हो, अंग्रेजों का सामान खरीदें यहाँ पे। वो होगा प्रबुद्ध भारतीय वर्ग जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक है और पाश्चात्य जैसा बनना चाह रहा है। इसलिए वो 1813 में एक एक्ट लाते हैं और कहते हैं कि कंपनी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए राशि देगी यहाँ पे। हालांकि ऐसी कोई राशि कभी दी नहीं गई, लेकिन ये बात की गई। ठीक है, इस बीच कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी किए। जैसे आप नाम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जी ने, तो राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया? तो राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हो रही है? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है, हिंदू जो काशी विश्वनाथ जो BHU है वो अलग बात है। जो हिंदू कॉलेज है वो 1817 में स्थापित हो रहा है कलकत्ता में, और राजा राम मोहन राय के सहयोग से हो रहा है। इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। नाम है हिंदू कॉलेज, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ कन्फर्म करने वाली बात है कि उसकी शिक्षा जो होती है वो अंग्रेजी माध्यम में दी जा रही है, और पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी पढ़ाई जा रही है। वहाँ पाश्चात्य विज्ञान पढ़ाई जा रही है और मानविकी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, वहाँ ऐसा ये प्रावधान शुरू हो गया है और राजा राम मोहन राय ने इसका शुरुआत कर दी है। हिंदू कॉलेज की स्थापना हो गई और ये बन गया, आप जानते हैं, यहाँ पे शुरुआत हो गई। अब बात आती है कि जो आंग्ल प्राच्य विवाद है ये कब शुरू होता है। यहाँ बात जानने की है कि आंग्ल प्राच्य विवाद है क्या। तो लोक शिक्षा की सामान्य नीति के 2 दल थे। जो लोक शिक्षा की सामान्य समिति थी उसके 2 दल थे। एक दल प्राच्य शिक्षा का समर्थक था और दूसरा दल आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। तो जो प्राच्य शिक्षा समर्थक थे उनका यह मानना था कि जहाँ रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ इसके स्थान पर आप क्या करो, परंपरागत भारतीय भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये किसका मानना था? पाश्चात्य शिक्षा समर्थकों का। उनका मानना था कि आप भारतीय भाषाओं को और साहित्य को प्रोत्साहन दीजिए, आप क्या करिए, पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य को ना यहाँ मत लाइए। ठीक। दूसरी ओर आंग्ल शिक्षा समर्थक थे। इनका माध्यम था, इनका जो मेन जो समस्या थी वो थी शिक्षा के माध्यम को लेकर। शिक्षा के माध्यम को लेकर इनके अंदर विवाद ये था, वो 2 धड़े बटे हुए थे। इन्होंने कहा एक धड़ा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी चाहता था और दूसरा धड़ा शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं जो कि यहाँ पे थी वो चाहता था। उनका था कि एक दल ये मानता था कि जो शिक्षा दी जाए वो यहीं की लोकल लैंग्वेज में दी जाए, और दूसरा मानता था नहीं, अंग्रेजी में केवल दी जाए। अब इसमें जीत किसकी हुई? इसमें आप जानते हैं जीत किसकी होगी? आंग्लों को होगी। जो आंग्ल जो समर्थक होंगे उन्हीं की जीत होनी है, और बाद में वही हुआ, ऐसा ही हुआ
कि जो उनकी बात मान ली गई, आंग्ल शिक्षा को हमें थोपा गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, मैकाले की शिक्षा नीति आई, इसको बहुत पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो प्री में भी काम आएगा, जो फैक्ट भी निकलेंगे, और इसकी आप एक कहानी बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं फैक्ट तभी याद रहते हैं जब एक कहानी के रूप में आप उन्हें सुनते हैं, आपके दिमाग में कहानी छप जाती है और आपको फैक्ट भी याद हो जाते हैं, और यही कहानी आपको मेंस में काम आती है। आपको सिलेक्शन मेंस की प्रक्रिया के बाद ही मिलेगा, प्री निकालने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो प्री न निकालने वाले हताश ना हो और प्री निकालने वाले खुश ना हो। ठीक है, हम प्री निकाल लेंगे तो बहुत आराम से मेंस निकल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए मैकाले की शिक्षा नीति पढ़ते हैं। मैकाले भाई साहब क्या करते हैं, लॉर्ड मैकाले का स्मृति पत्र ये पढ़ते हैं। क्या है, लॉर्ड मैकाले मानते थे कि इन्होंने क्या सोचा कि सरकार जो है, सरकार के पास क्या है, सरकार सीमित संसाधन है, और सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। हमारे यहाँ के भारतीय साहित्य को बहुत ज़्यादा निम्न मानते थे। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। मैकाले, आप जानते हैं मैकाले का नाम बड़ा ही निगेटिव है, नकारात्मक है, क्योंकि उसने नकारात्मक काम ही किए हैं। मैकाले ने इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया तुरंत, और बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देना उन्होंने शुरू कर दी। स्कूल और कॉलेज खोले जाने लगे। इस प्रकार आप जानते हैं कि सरकार जनसाधारण की शिक्षा को उपेक्षित करने लगी। वो जो गरीब जनता थी, जनसाधारण थी, उनको शिक्षा नहीं देने लगी। अब इन्होंने क्या किया, कुछ चंद लोगों को शिक्षा देने लगी। क्यों, आप देखिए ये क्या है, सरकार की योजना समाज के उच्च और मध्य वर्ग के एक तबके को शिक्षा देना था, एक ऐसी श्रेणी बनाना था इनका एम जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन अपने विचार में, अपने नैतिक मापदंडों में, अपने इंटेलेक्चुअल जो उनका माइंड है वो, और उनका प्रवृत्ति जो हो वो अंग्रेज़ों की हो जाए, उनका जो टेस्ट हो वो अंग्रेज़ों वाला हो जाए। यह श्रेणी ऐसी हो कि यह सरकार तथा जनसाधारण के बीच दूरभाषीय की भूमिका निभा सके। इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य था ना का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच ही नहीं पाया। और इस सिद्धांत की जो सिद्धांत है, इन्हें मैकाले भाई साहब ने जो सिद्धांत दिया था, उनका नाम जो पढ़ा वो डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी पढ़ा। आप इसे इंग्लिश में ही याद रखिएगा, क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों बनेगा, क्योंकि हिंदी में इसके विप्रवेशन सिद्धांत को बोलते हैं। हो सकता है हिंदी कुछ और लिख के भी आ जाए, इसलिए आप इंग्लिश में आगे डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा, ये हमारा यहाँ तक का ये बात हुई। अब बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करते हैं थॉमस के विचार के बारे में। एक थॉमस भाई साहब थे, ये कौन थे इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं थॉमस के बारे में। जो थॉमस कौन थे, ये थे हमारे भाई साहब, एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे। आप इन्हें जानते होंगे, शायद न जानते हों, मैं आप बताता हूँ ये कौन थे। जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, आधुनिक उत्तर प्रदेश में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इनका नाम था जेम्स थॉमसन, जो लगभग ये बात है 1843 से 1853 तक ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे ये यूपी के। इनका क्या था कि देसी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई गई। इनके देसी भाषाओं अर्थात जो यहाँ की स्थानीय भाषा थी उनके माध्यम से बनाई गई कि जो ग्राम शिक्षा दी जाए और देसी भाषाओं में दी जाए। जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देनी है, देने वाले जो छोटे छोटे स्कूल हैं बंद कर दी जाएँ, अर्थात हम अंग्रेजी से सभी शिक्षा नहीं देंगे, जो छोटे छोटे स्कूल हैं बंद कर देंगे, और अंग्रेज को हम जो अंग्रेजी माध्यम है वो अब कॉलेजों में ही केवल पढ़ाया जाएगा, उसे हम और जगह बंद कर देंगे। गांव में स्कूलों में कृषि विज्ञान और क्षेत्रमिति, जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में मेंसुरेशन, जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन कराना था इनके। अध्ययन के लिए देसी भाषाओं का चयन किया गया। इस योजना में थॉमसन का यह उद्देश्य था कि नवगठित राजस्व और लोक निर्माण विभाग होंगे, आप जानते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पब्लिक डिपार्टमेंट होते हैं, वो शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध करने चाहिए, और वो शिक्षित व्यक्ति इसके माध्यम से मिल जाएंगे हमें। इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया। इस थॉमसन के प्रयास ये रहे हमारे भारत के लिए, ठीक है, जो गुलाम भारत था। ठीक है, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन, जिसे हम बोलते हैं चार्ल्स वुड का डिस्पैच।
शिक्षा के माध्यम के लिए आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद अगर मेरी नज़र में कोई एक सबसे बड़ा प्रयास था तो चार्ल्स ब्रूस का डिस्पैच था। भले ही वो एक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक केवल एक सिद्धांत के रूप में आया, लेकिन उसकी जो प्रोविज़न थे वो आज भी बरकरार हैं, आज भी वो रिलेवेंट है, मान लीजिए उनका महत्व तो ख़त्म नहीं हुआ है। तो शुरू करते हैं चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ये क्या था? जो सर चार्ल्स वुड भाई साहब थे, जो अर्ल ऑफ एबरडीन की मिली-जुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष भी रह चुके थे। जब सरकार इसकी थी वहाँ थे वो अध्यक्ष, अर्थात ये शिक्षित व्यक्ति थे। 1854 में भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। ये बात है 1854 के आसपास की, ठीक, जिसे ही कहा गया भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र होता है, अर्थात जो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अधिकार पुरुष देता है, वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। तो उन्होंने शिक्षा का एक अधिकार के रूप में शुरू करने की कोशिश की, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, ठीक। इन्होंने सिफारिश क्या दी? इन्होंने जो सिफारिश दी वो मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता अब तो हो सकता है प्री में भी पूछने लगे हैं। पहले पूछते थे कि वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है, अब उसके प्रावधान पूछने लगे हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं था, या निम्नलिखित में कौन कौन से प्रावधान थे, ठीक है। ये हमने शुरू करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट प्रावधान था वो ये कहा गया था कि जो सरकार का जो मैकाले भाई साहब ने बनाया था अधोगामी विप्रेशन सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते थे डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये कहा गया इसको आप छोड़िए, इससे काम नहीं चलेगा। आपको सरकार को ये करना पड़ेगा कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं ले ले और वो खुद शिक्षा दे जनसाधारण को। दूसरा सुझाव क्या रहा है कि जो गांव है ना, गांव में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं, उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाओं का हाई स्कूल के स्तर पर और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी, जिनका नाम बम्बई, कलकत्ता, मद्रास था, उनमें विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाए। इन विश्वविद्यालयों में एक कुलपति होगा, एक सीनेट होगा और पूरी व्यवस्था बना दी जाएगी। इन्होंने क्या कहा, जो गांव है उन्हें देसी भाषाओं में ही उनकी प्राथमिक पाठशाला चलाओ, वहाँ अंग्रेजी नहीं, और आप 3 प्रेसिडेंसी जो हैं वहाँ पे 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कर दो, जैसे कि लंदन विश्वविद्यालय बनाया गया है। एक अलग उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि एक उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, जो उच्च शिक्षा का माध्यम हो उन्होंने अंग्रेजी, और स्कूली स्तर में शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाया गया, ये बनाया जाए, इनका सुझाव था। तीसरा, इन्होंने स्त्री शिक्षा के बारे में बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तकनीकी विद्यालयों की भी बात कर रहे हैं, और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए भी बात कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं आज के ज़माने में डाइट जो है, जहाँ भी बीटीसी के जो स्टूडेंट होते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। उन्होंने कहा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। अगली बात जो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट कही वो ये कही कि आप क्या करिए, निजी क्षेत्र को सहभागिता बढ़ाइए, ठीक है, और जो अनुदान सहायता के माध्यम से आप स्कूल बनाइए और उनमें पढ़ाई के माध्यम बढ़ाइए। अगला, जो कंपनी के 5 प्रांत हैं, एक एक निदेशक के अधीन एक एक लोक शिक्षा विभाग को नियुक्त किया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की जाए, ठीक, और सरकार प्रतिवर्ष इसके बारे में रिपोर्ट भी धर्म सबमिट करे। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, अर्थात आप जो शिक्षा देंगे वो सेकुलर होगी, किसी एक विशेष धर्म को नहीं देंगे, जो कि आज भी प्रावधान है। अगला, इन्होंने कहा कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, जो इनका एम था वो ये रखा गया कि हमारा जो एम है वो पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना है, ठीक है दोस्तों, ये इनका एम रखा गया, ठीक। हुआ क्या, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोल दिए जाते हैं और सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया जाता है, ठीक। और 1840 से 1858 के बीच में स्त्री शिक्षा के जो सार्थक प्रयास किए गए थे उनको भी शुरू किया गया। और जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जेडी बेथुन का, जो जेडी बेथुन साहब हैं, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया। इन्होंने कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की, एक शिक्षा परिषद बनाई गई। मुक्ता बेसुन के प्रयत्नों के द्वारा ही कुछ महिला पाठशालाओं की स्थापना हुई और सरकार ने इसके लिए अनुदान भी दिया और इसके लिए काम भी किया, ठीक है। इसी क्रम में बिहार में एक पूसा जगह है, वहाँ पे कृषि संस्थान की स्थापना की गई
और रुड़की जो आधुनिक उत्तराखंड में है वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, जो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। ठीक है, तो जो चार्ल्स वुड द्वारा जो ये बनाया गया था, अनुमोदित विधियाँ थीं, लगभग 50 वर्षों को प्रभावित रहीं और इसी काल में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यकरण हुआ और अनेक शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर दी गईं। इस काल में जो शिक्षा संस्थाएं थी ना, वो जो प्राध्यापक होते थे, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते थे, वहाँ के जो आचार्य होते थे, वो यूरोपीय ही होते थे, अंग्रेज ही होते थे। इन्होंने क्या किया, ईसाई मिशनरी संस्थाओं ने भी कई स्कूल खोले, जो आप जो सेंट जोसेफ देखते हैं ऐसे पहले भी खोले जाते थे। तो इस प्रकार से भारत में शिक्षा का एक जो दौर था वो शुरू किया गया और इसके बारे में हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, क्योंकि इसके 1 या 2 लेक्चर अभी और आएंगे, क्योंकि हम लोग विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे, कोई शॉर्ट नहीं करेंगे। इसलिए नमस्कार दोस्तों।